नमस्कार, 5 जनवरी के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं राज चावला। बीते कुछ दिनों में देश में न्यायिक सक्रियता की चर्चा कई मामलों को लेकर हुई। वो नुपुर शर्मा का मामला हो, वो हाल में हिजाब को लेकर के मामला हो, इन सारे मामलों पर न्यायपालिका की मुखरता और कुछ ऐसी टिप्पणियां जो चर्चा का विषय भी बनी, कुछ उन पर भी टिप्पणियां हुई। इस सारे विषय पर आइए बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस शिव नारायण ढींगरा, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस SN ढींगरा के नाम से जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है 5 जनवरी के इस मंच पर। सवाल ये कि अभी हमने पीछे हिजाब के समय में भी देखा और नुपुर के समय में भी देखा, कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिनको एक सेक्शन सिस्टम का, समाज का वो वेलकम करता है और एक सेक्शन उसको पसंद नहीं करता है। उसको लगता है कि ये अति सक्रियता है, ये शायद सिस्टम मतलब वो उसका चरित्र होना चाहिए उससे अलग आ जाता है, वो कहीं उससे मैच नहीं करता, वो होना नहीं चाहिए था। कई लोग ऐसी बातें करते हैं। आपका एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है, आपने स्वयं भी कई निर्णय दिए होंगे और क्या उचित अनुचित आप अच्छी तरह हम सबको समझा सकते हैं। कुछ लोग तो इसकी चर्चा करने से इसलिए भी डर जाएंगे कि शायद कहीं कंटेम्प्ट, अवमानना का मामला ना बन जाए, पर आप चूँकि विद्वान हैं इन चीज़ों को अच्छे से समझा सकते हैं। अभी जो हिजाब वाला मामला हमने देखा उसमें जिस तरह के कमेंट आए, क्या आप उनको वेलकम करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, न्यायिक सक्रियता का ये अर्थ नहीं है कि आप ज़बानी कमेंट देते रहें। न्यायिक सक्रियता का हमेशा ये अर्थ माना जाता है कि जब न्यायाधीशों के पास कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कानून चुप है, साइलेंट है, या कानून कुछ कहता नहीं है, या जो कानून है वो समाज के भले के लिए, समाज के हित में वो ठीक से व्याख्यात नहीं है, तब न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है। और न्यायाधीश उस समय अपनी बौद्धिक संपदा, बुद्धि का प्रयोग करके कानून की व्याख्या करने में न्यायिक सक्रियता दिखाते हैं, अर्थात वो उस कानून को सही ढंग से व्याख्यात करते हैं और बताते हैं कि इसकी ये व्याख्या ऐसी है जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उचित है। न्यायिक सक्रियता का ये अर्थ कभी नहीं रहा कि जज सुनवाई के दौरान एक कमेंट्री देना शुरू कर दें। प्रश्न उत्तर तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न उत्तर भी बहस के संदर्भ में। मान लीजिए कोई ये कहता है कि हिजाब जो है वो मुसलमानों का एक आवश्यक वस्त्र है, इसके बगैर आप मुझे मुसलमान नहीं मान सकते, तो इसके ऊपर प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे आप आवश्यक वस्त्र कह रहे हो या नहीं कह रहे हो, ये कैसे इस्लाम का आवश्यक अंग है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये कमेंट्री करने शुरू कर दो कि इस्लाम के ऊपर, मान लीजिए आप हिजाब की बजाय इस्लाम तो एक बहुत ही प्रगतिशील धर्म है, इस्लाम के अंदर शांति होती है, इस्लाम में ये होता है, इस्लाम वो होता है, तो ये न्यायिक सक्रियता नहीं होगी। इसे ये माना जाएगा कि आप एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हो, उस पक्ष को ऊपर चढ़ा रहे हो और दूसरे पक्ष को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने विचारों को, जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको थोप रहे हो, तो इसको न्यायिक सक्रियता नहीं कहेंगे। इसे मैं न्यायिक विकृति के रूप में देखता हूँ कि ये न्यायिक विकृति, जैसा नुपुर शर्मा के केस में भी हुआ, वो गई तो थी अपनी याचिकाएं, सब के भी अलग अलग मामले हैं, वो एक जगह आ जाएं, उसकी बजाय उनको वो सुनने को मिला कि आपकी वजह से सारा माहौल ख़राब हो गया। वो भी कुछ ऐसा था, अति सक्रियता में आता है। फिर वही बात है, इसे मैं न्यायिक सक्रियता मानता नहीं, ना अति सक्रियता मानता, मैं इसे न्यायिक विकृति मानता हूँ। तो वो एक विकृत मानसिक अवस्था का दर्शाता है कि जज साहब जो है बजाय जो केस सामने है उसके ऊपर ध्यान देने के एक उपदेशक या एक समाज के दिशा निर्देशक बन जाते हैं कि ओहो, नुपुर शर्मा के कारण समाज में दंगे हो गए। वो उन्होंने अपने आप में एक कंसेप्ट बना लिया कि ये दोषी है, जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है ये दोषी है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए और पिटीशन डिसमिस कर दो।
ऐसा होता क्यों है? एक तो ये कारण है जो समझ में आता है, जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे कि शायद कहीं अगले दिन कुछ अच्छी हेडलाइन बन जाए नाम के साथ, लेकिन मुझे लगता है वो लोअर कोर्ट्स में जजेस के साथ ज़्यादा वो लालच होती होगी। अदरवाइज इस स्टेज पर आकर के जहां हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं कि व्यक्ति को अंतिम न्याय तो वहां मिल ही जाएगा तय, और वहां न्याय की मूर्ति हम कहते भी हैं, न्याय मूर्ति शब्द होता है, वहां भी अगर इस तरह की चीज़ें सामने आए जिसको आप विकृति कह रहे हैं, तब इसका कारण, इस पर ज़रा चिंतन करना होगा। कुछ आपके ध्यान में है क्यों होता है ऐसा? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय अवश्य है, लेकिन ये कहना कि वहाँ न्याय ही मिलेगा, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, बहुत से न्यायाधीशों का ये मत है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम न्यायालय है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ठीक होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट होता तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट के आधे फैसलों को पलट देता। तो इसलिए, और फिर आजकल तो एक बेंच दूसरे बेंच से नहीं सहमत होती, और पुरानी बेंच के दिए हुए फैसलों को नई बेंचें जो हैं बदल देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कोई अंतिम वाक्य नहीं है सत्य के ऊपर या न्याय के ऊपर। वो इसलिए अंतिम है क्योंकि उसके बाद कोई अपील नहीं है। लेकिन अब तो वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया। अगर आपके पास पैसा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल दो और उनको कहो कि जी आपने तो गलत फैसला दिया, इस पे पुनः विचार कीजिए। और अगर आपकी क्यूरेटिव पिटीशन भी डालते हुए बहुत से वकील इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसने फैसला दिया है वो जज रिटायर हो जाए तो हम दूसरे जज के पास करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट का वो कोई लंबा अरसा नहीं होता। जो जज फैसले देते हैं, कोई 6 महीने बाद रिटायर होता है, कोई साल भर रिटायर होता है, और कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि आप पिटीशन अगर 90 दिन में नहीं लाओगे तो सुनी नहीं जाएगी। वहाँ एक अपना राज्य है, राम राज्य तो नहीं मैं कहूँगा, अपना राज्य है कि जिस जज की जो इच्छा हो वो उसी हिसाब से लिमिटेशन को वेव कर सकता है और किसी भी पिटीशन को सुनवाई के लिए उचित मान सकता है, किसी भी पिटीशन को सुनवाई के लिए अनुचित मान सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। पर क्या इसको इस तरह से नहीं देखते कि कोर्ट अगर इतना सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है तो ये शायद न्याय के लिए किसी तरह से अच्छी बात है? उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा कुछ लोग ज़रूर अपने हिसाब से उसको मनूवर करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा लग सकता है, ये संभावना भी बनती है। मगर हर व्यक्ति को न्याय को अपनी दृष्टि से देखता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पार्टियां होती हैं या 10 पार्टियां हैं। हर व्यक्ति को ये लगेगा कि जो मेरे हक में फैसला है वही न्यायोचित है। न्याय की परिभाषा क्या है? असल में सुप्रीम कोर्ट और हमारी सभी अदालतें नैसर्गिक न्याय तो करती नहीं है और कर सकती नहीं है। हमारे यहाँ कानून के अनुसार न्याय, अर्थात कानून जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से फैसला हो तो वो न्याय है। और कानून की परिभाषा बदलने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप एक जो पहली बेंच जिसने एक व्याख्या की कानून की, क्या वो गलत थी कि आज जो है नई बेंच आकर के नई व्याख्या करती है? तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो गलत थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे काफ़ी समय पहले कुलदीप सिंह जी न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको ग्रीन जज कहा जाने लग गया था क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर कई फैसले दिए। उन्हीं ग्रीन फैसलों में शीला कौल और एक शर्मा थे जिन्होंने हिमाचल के अंदर नदी के किनारे होटल बनाए थे, और दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे ही वो थे। तो उन्होंने उनके ऊपर 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाया था क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया था और जो आमंत्रण किया था वो भी गलत किया था। 50-50 लाख रुपए जुर्माना लगाया, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की संतुष्टि की कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए।
थोड़े दिन में वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद क्योंकि वो डिवीज़न बेंच थी तो रिव्यू पिटीशन डल गई उनके। जब तक वो बेंच पर थे रिव्यू पिटीशन नहीं डली, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उसी बेंच के पास जाती है। जैसे ही वो रिटायर हुए तो हमारे बड़े बड़े वकील, जिनमें कपिल सिब्बल, दवे, ये सब आते हैं, ये भागे कोर्ट की तरफ। और सतीश शर्मा थे और कुछ शीला कौल थी और कुछ और थे प्रतिवादी। रिव्यू पिटीशन डाली, वो फैसला निरस्त करा दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो आप बताइए कि क्या कानून जज के हिसाब से बदल जाता है? और यहाँ तो एक जज वही था, दूसरा जज बदल गया, नए जज आ गए। अब जो बेंच बनी उसने जो है उस फैसले को बदल दिया। वो 50 लाख जुर्माना भी चला गया, वो प्रोसिक्यूशन भी चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय क्या है ये कोई नहीं जानता। किसको न्याय मिला ये भी नहीं कोई जानता। अब जो शीला कौल और सतीश शर्मा जो थे, अब उनको उनके हिसाब से अब उनको न्याय मिला, और पर्यावरणविदों के हिसाब से पहले ही न्याय हुआ था जब उनके ऊपर जुर्माना लगा था और उनकी प्रोसिक्यूशन के था। तो कौन सा न्याय है? वापस आता हूँ अपने प्रश्न पर। वो जो टिप्पणियों वाला विषय था, जिसको मैंने कहा था कि क्या वो ऐसा होता क्यों है, क्या जजेस वाकई में बाहर की जो पॉलिटिकल चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, अखबारों में उनकी खबरें आती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वन, या दूसरा कि मैं भी हेडलाइन में आऊँ, और ऐसा मेरा मानना है कि वो लोअर जुडिशरी में ज़्यादा होगा, फिर भी क्या इस लेवल पर भी है? क्या कारण होता है कि ऐसी टिप्पणियाँ आती हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिनको आप विकृति मानते हैं? देखिए, लोअर जुडिशरी के अंदर तो शायद ही कोई जज टिप्पणियों में आने के लिए काम करता है या अखबारों में के आने के लिए काम करता है। क्यों? कि उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो कौन सा केस करे, कौन सा ना करे। उससे केस मार्क होते हैं सेशन जज द्वारा या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा, वो भी अपनी लिमिटेड जुरिसडिक्शन के। तो इसलिए उसके पास इस बार की वो नहीं होती। अगर किस्मत से उसके पास कोई किसी वीआईपी का केस आ गया तो वो बेचारा डर रहा होता है कि मेरे जो है ओवर एक्टिव होने से मेरा कैरियर तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज बैठा है, अगर वो नीचे है, फिर हाई कोर्ट बैठा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। मेरी एक टिप्पणी मेरे सारे कैरियर को तबाह कर सकती है। इसलिए वो नहीं करते हैं, इसलिए उसके पास बचते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता, अवॉइड करते हैं। ऑप्शन ही नहीं होता। उसके ऊपर लेवल पे क्या होता है? अब रह गए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक तो यही है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में आते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का को कोई नहीं निकाल सकता सिवाय पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाके। तो इसलिए वो हमेशा सुरक्षित होते हैं, चाहे वो कुछ भी बोलें, चाहे वो कुछ भी करें, अनलेस कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हों और हमारी संसद में इतना दम हो कि वो इम्पीचमेंट कर सके। आज तक भारत में कोई इम्पीचमेंट नहीं हुई। मुझे लगता है कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जस्टिस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनका राज्यसभा में इम्पीचमेंट खत्म होने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। शुरू हो गया था वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक और भी जज थे जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहे थे, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की कमेटी ने उसका वो किया था और उनकी इम्पीचमेंट की संतुष्टि हुई थी। और वहाँ क्योंकि वो साउथ के जज थे तो पार्लियामेंट बट गई थी कि ये साउथ के जज हैं, और वहाँ के सारे एमपीज़ ने वॉकआउट कर दिया था। तो 2/3 क्या वो फेल हो गई इम्पीचमेंट। तो इसलिए ये डर नीचे है नहीं, ऊपर कोई डर है नहीं टिप्पणियों का, और टिप्पणियों के कारण इम्पीचमेंट होती नहीं है। टिप्पणियों के लिए मुझे याद नहीं पड़ रहा कौन, लेकिन कोई गया था है सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जजों को और इनको ओरल टिप्पणियां करने से मना किया जाए। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते मना, टिप्पणियां करना भी उनका अधिकार है। तो ये टिप्पणियां जो हैं उनके अधिकार में आता है।
कि वो टिप्पणियाँ करें, लेकिन अफसोस इस बात का है कि टिप्पणियाँ अगर केस से संबंधित हों, केस को लेकर के हों और आप पूछताछ कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए या कुछ जानने के लिए कोई टिप्पणी कर दी। लेकिन आप अपनी राजनीतिक प्यास बुझाने के लिए कि देखो मैं भी राजनीति जानता हूँ, या आप ये दिखाने के लिए कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है, आप टिप्पणी करते हैं, तो फिर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। लोगों को ये समझ आ जाता है कि ये जज साहब का राजनीतिक रुझान किधर है, तो आप एक्सपोज करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक को ये मौका देते हैं कि आपकी टिप्पणी के ऊपर वो भी टिप्पणी करे। तो टिप्पणी करने का एक तो ये कारण होता है कि आपके पास एक राजनीतिक रुझान है, और मैं मानता हूँ हर जज के पास होता है। अच्छा, देखिए कोई भी जज राजनीति से अछूता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं झुकाव होगा, चाहे एक्स की तरफ हो चाहे वाई की तरफ हो, लेकिन हर जज की ये कोशिश होनी चाहिए या उसका ये कर्तव्य है कि उसका राजनीतिक रुझान उसके कार्य के अंदर उसको बायस ना करे। इन दो केसेस में कैसे रीड करें? दो जो टिप्पणियां आई हैं नुपुर शर्मा वाले केस में जो आई थी कि आपके कारण ये सब हो गया, वो तो याचिका इकट्ठी करवाने आई थी एक जगह, इसमें तो मैं पहले ही कह चुका, इसलिए हिजाब वाले मामले में भी देखिए इसमें क्या तो हुआ? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये टिप्पणी जजों के राजनीतिक रुझान को दिखाती है कि भैया देखो तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि हम तुम्हें सुने, ठीक है, हम तो ये मानते हैं। यहाँ तक भी ये बात समझ में आ गई कि राजनीतिक रुझान दिखता है, वो इन्फ्लुएंस है कुछ लोगों से या कुछ परिस्थितियों से, कुछ घटनाओं से उनके पीछे जो चलती है। इसको आप एक तरीके से जुडिशरी के अंदर करप्शन की संज्ञा देते हैं, क्या ये उस कैटेगरी में रखा जाता है? यदि आप ऐसी चीज़ों को जो कि शायद कोर्ट रूम का हिस्सा ना हो वो आप वहाँ कहते हैं, उनको जोड़ते हैं, और ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह की टिप्पणियाँ कभी कभी जो याची है उसके मानस पर असर डालती हैं, उसका हौसला तोड़ती हैं, यानी न्याय की प्रक्रिया में एक बाधा भी है। तो ये किस किस्म का करप्शन आप देखते हैं, कैसे इसको? देखिए मैं करप्शन को अगर आप हिंदी में कहें ना तो भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसमें सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता कि आप सोचो कि किसी ने पैसे ले लिए तो वो भ्रष्ट है। आप किसी की फेवर करते हो तो भी आप भ्रष्ट आचरण करते हो। आप किसी को न्यायसम्मत फैसला नहीं देते जानबूझकर, ये जानते हुए कि कानून के हिसाब से इसको ये मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं देते। आपके पास कोई भी कारण हो सकता है, मैं इसको भी भ्रष्ट आचरण मानता हूँ। तो अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर थोड़े थोड़े दिन बाद रोस्टर क्यों बदल जाता है। क्या जजों में इतनी ठहराव नहीं है कि वो एक किस्म के केसेस को लगातार सुन सकें? क्या आपको जजों के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो अगर एक ही बेंच में लगातार 2 साल काम करेंगे तो वो ईमानदार रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। ये पुलिस वालों के साथ, नीचे के उनके साथ, तो वो अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर ये एक ही जगह बहुत दिन रहा तो ये जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा, आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन जजों के साथ ऐसा क्यों सोचा जाता है कि वो जो है अगर एक ही बेंच में लगातार रहेंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे? जबकि मैं सोचता हूँ है इसका उल्टा, कि अगर एक हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड बेंचेज हों कि एक बेंच एक ही तरह के केस सुने लगातार, तो वो अपने उसमें माहिर हो जाएगी कानून में, तो उसके पास वकील आकर के उसको मिसलीड नहीं कर पाएंगे। और वो जो आजकल ये वो हो गया है कि आप एक एक महीना बहस सुन रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
वकील साहब आकर के किताब खोल के कहेंगे जी मैं ये केस पढ़ के बताऊंगा और आप मेरे हिसाब से इस केस को पढ़िए, जबकि जज साहब ने उस केस को 10 बार पढ़ रखा है। तो जज साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट जज होगा, उसने वो पहले उस बेंच में उस तरह के केस निपटाने में उसका लंबा अनुभव है, तो वो कहेगा वकील साहब इस जजमेंट को मैं 50 बार पढ़ चुका हूँ, लागू कर चुका हूँ, और वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इनके ओपिनियन से। तो आप मेरी जजमेंट फलां जजमेंट में मैंने इस जजमेंट का विश्लेषण किया है, अगर आपको मेरे विश्लेषण में कोई कमी है तो वो बताइए, इस जजमेंट को दोबारा मत पढ़िए। आज वकील क्या करते हैं, वो 500 किताबें लाते हैं, जज साहब के सामने ढेर लगा के रख देते हैं, फिर उसमें से उनके जूनियर पकड़ा करके लो जी ये पैरा पढ़ो, ये पैरा पढ़ो। तो वो बहस को लंबा, और देखिए बहस तो हो रही है हिजाब के ऊपर, और बताया जा रहा है कि अरब के अंदर कब जो है क्या रेवोल्यूशन हुई थी। अब भारत के अंदर हिजाब का आप बहस कर रहे हो, तो हिजाब का मूल के ये स्कूलों में कॉलेजों में इसका पहनना क्यों ज़रूरी समझते हो आप, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। हर चीज़, हर उस विषय पर बहस हो रही है और जज सुन रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना फालतू समय हो गया है जजों के पास कि वो जो है आम आदमी के केस के लिए समय नहीं देते, और ऐसे केसों में दिनों हफ्तों महीनों बहस सुनते हैं। आम आदमी तो 10 साल से जेल में बैठा है, उसकी अपील है कि मेरे को मेरी जो सेंटेंस है हाई कोर्ट ने जो दी है वो गलत है, वो आप सुनने का समय नहीं निकालते। एक हिजाब के ऊपर आप अरब की रेवोल्यूशन भी सुनते हो, आप ईरान की रेवोल्यूशन भी सुनते हो, आप बाकी सारे मुस्लिम देशों को भी सुनते हो, अपने देश के बारे में सुनो, और जब फैसला लिखते हो तो अपने रिसर्चर को बताते हो कि सारी जगह की वो करके टिप्पणियाँ, ये आर्टिकल ये करके वो आपको एक लंबा वो कर देता है, जो फैसला 10 पेज में हो सकता है उसको 200 पेज का बना के देते हो। तो ये कानून की परिभाषाएं नहीं होती, ये अपने पंडिताई का व्याख्यान होता है कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। इस महिमा मंडन की ज़रूरत पड़ती है कि आपने कहा 2 बातें, भ्रष्ट आचरण और दूसरा आपने कहा पॉलिटिकल रुझान, राजनीतिक रुझान। ये 2 चीज़ें स्पष्ट आती हैं, इनके कारण क्या होते हैं? राजनीतिक रुझान के समझ में आता है क्योंकि महत्वाकांक्षा अपनी जगह होती है, लेकिन फिर ये भ्रष्ट आचरण किन किन कारणों से? आपने कहा कि मॉनिटरी भी है, या प्रभाव, किसी को आप प्रभाव में रखना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं। महिमा मंडन एक कारण आपने कहा कि अपना बखान करना अपने आप के बारे में। इस सब के कारण क्या होते हैं? जजेस क्यों इन एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि कोर्ट में मुझे लगता है जो कोर्ट रूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए? हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट ही एक्सटर्नल फैक्टर पर होती है। अच्छा, आपको किसने कहा कि जज मेरिट पे भर्ती होते हैं? मेरे को ये बता दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मेरिट का क्या क्राइटेरिया है? आज तक संसद ने या कोलिजियम ने, किसी ने जजों की मेरिट भर्ती करने के कोई क्राइटेरिया ले डाउन किया है कि हम केवल उन जजों को भर्ती करेंगे जिनके पास ये क्राइटेरिया, एक ही क्राइटेरिया है कि 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सीनियर एडवोकेट होना चाहिए डेजिग्नेट, तो आप हाई कोर्ट जज के लिए एलिजिबल हैं। अब ये क्राइटेरिया तो आपकी कोई मेरिट नहीं है। 10 साल का जज ओर्थ कमिश्नर की स्टैंप लगाता हुआ भी 10 साल बिता देता है। मैं आपको ऐसे केस बता सकता हूँ कि क्योंकि एक वकील सुप्रीम कोर्ट के जज का भाई या बहन है और उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस, वहाँ के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया है कि इसको जज नहीं बनाना चाहिए, फिर भी उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया, वो भी 58 साल की उम्र में। अच्छा, 58 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बनते हुए वकीलों में से। दिल्ली की घटना है, ये कलकत्ता की घटना है। और मैं आपको बताऊं, ये थी अल्तमश कबीर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनकी बहन को कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया 58 साल की उम्र में। और ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण 50 दे सकता हूँ मैं, जहाँ पर
जो है जजों को सेलेक्ट करने का एक ही क्राइटेरिया है कि ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है। और जब मेरा और तेरा करके वो बंदर बांट होती है जजों की सिलेक्शन में, तो आप जजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो फेवर से आते हैं फेवरेटिज्म ही करेंगे। ऐसे कुछ केसेस आप बता सकते हैं ध्यान में कि जो फेवरेटिज्म से आए और उन्होंने अल्टीमेटली कुछ बड़े मामलों में ऐसे निर्णय दिए जो बाकायदा चर्चा में भी रहे और गलत भी हुए, ऐसा कुछ ध्यान में आता है? देखिए, ऐसा मामले ढूंढने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ जी। कौन फेवरेटिज्म से आया, उसने क्या किया। लेकिन फेवरेटिज्म से आने वालों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी। अभी जब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर केस चला था तो एक वकील साहब ने पूरी लिस्ट दी थी कि ये 40 फैमिलीज़ हैं जिनमें से सारे जज भर्ती होते हैं। अच्छा। पूरी लिस्ट दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फेंक दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर कम करना नहीं चाहता था कि नहीं, हम ही हैं जो कुछ हैं, किसी और का कोई से नहीं है अपॉइंटमेंट में। तो 5 जनवरी पर देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर जस्टिस शिव नारायण ढींगरा से हमारी वार्ता का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने लोअर जुडिशरी में क्या कुछ समस्याएं थी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में क्या कुछ बातें हाल के दिनों में चली, उनकी चर्चा की। अब जरा न्यायिक सुधारों की ओर भी चलेंगे और कुछ देश के कानूनों पर भी बात करेंगे। जस्टिस ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी कई बार बात होती क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं। एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि इन्फ्लुएंस होते कई अलग अलग कारणों से, अपने कारणों से भी, व्यक्तिगत हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, या फिर वो जो आप चूंकि भर्ती आपकी उस तरह से हुई, आप उस तरह से चयन हुआ तो उनका असर होगा। ऐसा क्या चीज़ें हो सकती हैं कि इस तरह की समस्याओं को, क्योंकि ये सारा अल्टीमेटली न्याय, और न्याय मतलब आम आदमी पर जाकर के असर डालता है, ऐसी क्या चीज़ें आप रिकमेंड करते हैं जिनसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, रोका जा सके, कम से कम न्यूट्रल बना लें चीज़ों को? देखिए, हमारे यहाँ जो पूरा न्यायिक सिस्टम बना हुआ है, जुडिशियल सिस्टम है, ये इतना नकारा हो चुका है कि इससे आम आदमी को किसी किस्म की कोई आशा नहीं है। अभी आप अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक आदमी से रेलवे ने 20 रुपये फालतू चार्ज कर लिए। वो वकील थे या कौन थे, उन्होंने मुकदमा डाला। 22 साल बाद मुकदमे का फैसला हुआ जिसमें ये माना गया कि हाँ 20 रुपये फालतू चार्ज हुए, इनको वापस करो। 22 साल बाद। और अभी हाल ही में कई ऑर्डर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने साल अगर जेल में हो गए और अपील की सुनवाई नहीं हो रही तो बेल दे दो। और ये कोई पहली बार ऑर्डर नहीं हुआ। पीछे एक ऑर्डर हुआ था कि जिनके ऊपर चार्ज नहीं लगा 2 साल से, सबको डिस्चार्ज कर दो। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम पूरा नहीं कर पाई, या नहीं, चार्ज लगाना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम नहीं है। प्रोसिक्यूटर, चार्ज लगाना जज का काम होता है। चार्ज फ्रेम करना जिसको कहते हैं। हाँ, ठीक है। चार्ज फ्रेम करना जज का काम होता है। आप अपने जज को तो नहीं कह रहे कि भैया तुमने चार्ज क्यों नहीं फ्रेम किया, तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, कि 2 साल से तुम्हारे पास केस आया हुआ है, तुमने चार्ज फ्रेम नहीं किया तो तुम एक्शन तो तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए। लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए, जज साहब डिस्चार्ज कर दो मुलजिम को। तो ये जो है ये शो करता है कि हमारे जुडिशरी का कंसर्न सोसाइटी से क्या है। हम लेट लूज कर रहे हैं क्रिमिनल्स को सोसाइटी के ऊपर, कि जिसके पास अगर पैसा है तो वो अपने केस को, क्रिमिनल केस को, सिविल केस को भी नहीं, क्रिमिनल केस को चाहे जितना लंबा खींच सकता है जिसके पास पैसा है। और ये किसी भी जज से पूछ लिए, उसके पास ऐसे बहुत से केस होंगे जो सिर्फ इसलिए लंबे खींचे हैं क्योंकि बार बार आदमी हाई कोर्ट जाता है, फिर वापस हाई कोर्ट, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस, फिर तो नीचे ट्रायल नहीं चलती। मेरे पास केस था, ये
ललित नारायण मिश्रा मर्डर केस। उसके अंदर एक मुलजिम जो है वो 25-26 साल का था, मिस्टर द्विवेदी। वो जब पकड़े गए उसके बाद, रंजन द्विवेदी, उसके बाद उन्होंने लॉ कर लिया ड्यूरिंग केस। लॉ करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही किसी वकील के जूनियर बन गए और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनका केस जब मैं पटियाला हाउस का इंचार्ज बना तो मेरे पास जब आया तो 25-26 साल 27 साल हो चुके थे। मैं 2005 में पटियाला हाउस के अंदर इंचार्ज बना था और वो 76 का केस था, तो आप सोचिए 30 साल लग चुके थे। 30 साल में जब मेरे पास केस आया तो 7 साल से स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड 313 CRPC में लिखने के लिए पेंडिंग था। 7 साल से सिर्फ मुलजिम के बयान लिखने के लिए पेंडिंग था। ऐसा कैसे संभव हुआ? मैं बता रहा हूँ, वो वकील साहब आते, उनसे एक सवाल पूछा जाता और उसके बाद वो कहते जज साहब को कि साहब मेरा तो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, मेरा केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आज और नहीं कर सकता। और जज साहब तारीख लगा देते। तो उसमें 7-8 मुलजिम थे, 1-2 मुलजिम के बयान हो सके थे और 3-4 मुलजिम के अभी होने थे जब मेरे पास आया, और 7 साल हो चुके थे। मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया, मतलब 7 साल से सिर्फ मुलजिम के बयान में है और अभी आधे मुलजिमों के बयान हुए हैं, आधे के रहते हैं, तो 7 साल और चलेगा ये तो जब वकील साहब मेरे सामने पेश हुए तो वही उन्होंने कहा जी मेरा तो केस लगा है। मैंने उन्हें कहा श्रीमान जी आप यहाँ वकील नहीं, आप यहाँ मुलजिम हैं, और जब तक आपका बयान पूरा नहीं हो जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपका कहाँ क्या केस लगा है ये मैं नहीं जानता। ये आपसे पहले जो जजेस थे उन्होंने कहने की कभी ये सोचा नहीं उनको? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन 7 साल से चल रहा था। मैंने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि भैया ये क्यों चल रहा है 7 साल से, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि जी ये वकील साहब आते हैं और अपना तारीख लेके चले जाते। तो जब मेरे पास वो केस आया तो मैंने फिर वो बहाना बनाने लगे कि जी इसमें इतने डॉक्यूमेंट हैं, ये हैं, वो हैं, मैं बिना पढ़े नहीं दे सकता जवाब। मैंने उसी समय अहमद को बुलाया, डॉक्यूमेंट सारे निकाले, पीछे ही कोर्ट के पीछे सारा कुछ था, अहमद बैठा था, उनके सामने रख दिए। मैंने कहा लो ये क्वेश्चन है, पढ़ो डॉक्यूमेंट, जवाब दो। अब वो फंस गए। सुबह से शाम तक उनको बिठाया, वो 3 सवाल का जवाब दिया और वो चले गए। मैंने कहा कल आइए। उन्होंने कहा जी मेरी तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। मैंने कहा मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ नहीं बैठा। तो वो जो है प्रैक्टिस उनकी ख़त्म ना हो इस बात के लिए जज उसको तारीख दे रहे थे। तो 3 दिन के बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि जी मेरे को तरीका बताओ मैं जल्दी जल्दी जवाब दे सकूँ। मैंने कहा एक ही तरीका है, मेरे पास सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके आपने जवाब देने हैं। आप ये प्रश्न पकड़ो, कल तक इनके जवाब लिख के आओ, रात को बैठो, कहीं बैठो, कभी भी बैठो, मेरे पास जवाब आने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट पढ़ें, आपको जो देखना है देखो, अपने 4 वकील साथियों को बुलाओ, उनके साथ बैठ के एग्ज़ामिन करो, लेकिन ये जवाब आपके मेरे को लगातार रिकॉर्ड होने। तो जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज़ है या इस प्रोसेस में इतने लूप होल्स हैं या ये प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल है? नहीं, ये प्रोसेस आम आदमी के लिए है ही नहीं। ये प्रोसेस वकीलों को बिजनेस देने के लिए, जजों के को नौकरी देने के लिए और जजों के स्टाफ को नौकरी देने के लिए। आप आज तक किसी ने ये पूछा है कि ये सिस्टम एग्जिस्ट किसके लिए करता है? ये सिस्टम आम आदमी को न्याय देने के लिए एग्जिस्ट कब कर रहा है? आपके पास एक जज साहब अपने पास लिस्ट बना लेते हैं 60 केसेस की, क्या उन्हें नहीं पता कि मैं 60 केस नहीं कर सकता? पता है। जब उन्हें ये पता है कि मैं 20 ही केस कर सकता हूँ तो वो 20 केस क्यों नहीं लगाते? 60 क्यों लगाते हैं? 60 केस लगाएंगे, उसके बाद वकीलों को ओबलाइज करेंगे,
जो आ गया तारीख दे दो, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि मैं खुद नहीं कर सकता 60 केस, तो जो तारीख मांगता है उसको देते जाओ। ऑब्लाइज करने का कारण क्या? क्योंकि हमारे को ये सिखाया जाता है जजों को कि आपको बार के साथ बना के रखना है। देखिए, जब मैं जज बना था तो मेरे साथ 5-6 जज और भी बने थे। मैं तो मिलने नहीं गया था हाई कोर्ट जजों को, लेकिन मेरे बाकी साथी गए थे नमस्ते करने, आशीर्वाद लेने। तो वो जो है उनसे सलाह, वो भी कि जी हमें कोई एडवाइस दो। तो उन्हें क्या एडवाइस दी गई कि भैया बाहर से बना के रखो, बाहर से मत बिगाड़ो। और बाहर से भी बना के रखने का मतलब क्या है कि बाहर के वो कभी भी नाराज़ मत करो। नाराज़ करने ना करने का क्या मतलब है कि जब आपको वो तारीख मांगे तारीख दो। वो कहें कि मैं तैयार होकर नहीं आया, ना कहें। वो ये कहें कि मुझे तो इस केस में फ़ीस नहीं मिली, इसलिए मैं आज बहस नहीं करूँगा, तो आप तब तारीख दो। वो उसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका निकाला है वकीलों ने कि जिसमें मटेरियल इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। मटेरियल इंस्ट्रक्शन का मतलब फ़ीस नहीं मिली, तो मैं आज बहस नहीं करता, और जज साहब दे देते हैं। अब ये सिर्फ ये वकील ही नहीं जज को अप्लाई करते, जज ही नहीं वकील को करते। ये तो मुझे लगता है कि ये निचले स्तर पर या मिडिल लेवल नहीं, पर, ये ऊपर सबसे ज़्यादा, टॉप लेवल पर ये आपको किसने कहा निचले अच्छा, स्तर पर? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो ये ऊपर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट के देखिए नीचे तो फिर भी जज कंपटीशन से आते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, उन्हें नहीं परवाह होती कि ये वकील साहब जो है कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऊपर जो वकील होते हैं, जज होते हैं, वो सारे वकीलों में से आते हैं। कोई 15 साल प्रैक्टिस कर चुका है, कोई 20 साल प्रैक्टिस कर चुका है। वो वकील होते हैं जो सब जजों को जानते हैं, आपस में इकट्ठे काम किया है, कुछ केसेस इकट्ठे किए हैं, चैम्बर आसपास है, वो वकीलों के सारा साथ बैठ कर बिरादरी एक है कुल मिला के। बैठ कर के पार्टीज़ की होती हैं वकीलों के साथ। शराब भी पी होती है, कईयों के साथ शराब पार्टी की होती है, कईयों के जन्मदिन में गए होते हैं, किसी की शादी में गए होते हैं। जब जज बन जाते हैं तो यही वकील उनके सामने पेश होते हैं, और ये खुद क्योंकि एडजॉर्नमेंट लेते रहते हैं। अब कोई वकील इनको मना कर दे, जज जो इन्हीं में से जज बना है, तो उसके तो वो ओपन कोर्ट में बेइज्जती कर देते हैं। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में एक मिस्टर मेहता थे, भगवान ने उनको जल्दी उठा लिया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो वकीलों में से जज बने थे, लेकिन स्ट्रिक्ट जज थे। वो आसानी से तारीख नहीं देते थे। शायद भुक्तभोगी भी रहे होंगे किसी समय में, या क्लाइंटों के हाल देखते होंगे। और ये भी मैंने देखा है, क्योंकि वो मेरे सामने पेश होते थे अक्सर, कि वो कभी तारीख मांगते भी नहीं थे। हर केस में तैयार होकर आते थे। उन्होंने कभी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगी थी। उनसे दिल्ली हाई कोर्ट की बार इतनी नाराज़ हो गई कि उनके खिलाफ एक अभियान चला दिया कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करो। अच्छा। और उनकी ट्रांसफ़र हुई, करवा दिया उन्होंने ट्रांसफ़र। बार जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी होती है। इसके इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पर भी होता है, पॉलिटिशियन पे भी होता है, चीफ जस्टिस पे भी होता है। ये चाहें तो किसी भी जज को इस रोस्टर से हटा देते हैं कि जी ये इस रोस्टर में इस जज को हटा दो। मान लो कोई जज स्ट्रिक्ट है, बेल जो है आसानी से नहीं देता, तो ये चीफ जस्टिस से मिल करके उसको बेल के ऊपर से हटा देंगे। इसी को आप भ्रष्ट आचरण कह रहे थे कि न्याय की प्रक्रिया संतुलित हो, नेचुरल हो, सामान्य हो, इसमें किस तरह से फ़र्क डलता है, ये आप बता रहे हैं। ये लॉबीज हैं जो आपके कंट्रोल करती हैं पूरे सिस्टम को। आज आपके सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? जजेस भी नहीं कर रहे, ये वकीलों की लॉबीज, कुछ गिने चुने वकील कंट्रोल करते हैं, जो नचाते हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम को, और सिस्टम नाच रहा है। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। ककाडुमा कोर्ट में जब ये शाहदरा से ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ काम करने की आदत ही नहीं थी वकीलों में, क्योंकि शाहदरा कोर्ट में अक्सर हड़ताल रहती थी।
तो वो जो है ज़मानत तक तो आते, ज़मानत पे बहस करते, जैसे ही रेगुलर केस शुरू होता कहते जी हम तो हड़ताल पे। तो मैं ट्रांसफ़र हुआ करकटुमा कोर्ट में, नया नया गया था, तो मैंने हफ्ता 10 दिन देखा। मैंने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा कि आप बेल के लिए हड़ताल पर नहीं हैं और केस के लिए हड़ताल पर हैं, क्योंकि मैं उस समय सीनियर था तो बेल मैटर्स भी मेरे पास थे, मैं नंबर 2 था वहाँ, नंबर 1 एहसन कपूर थे। तो वो जो है वो हड़ताल पर, जैसे केस रेगुलर शुरू हुआ हड़ताल पर। तो मेरे पास एक केस में गवाह अमृतसर से आए हुए थे, तो मैंने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा कि गवाह इतनी दूर से आया है और वो दूसरी बार आ रहा है और आप कहते हो मैं हड़ताल पर हूँ। मैंने कहा मैं तो गवाह लिखूँगा, आप हड़ताल पर हो या नहीं हो ये आपकी इच्छा। मैंने गवाह की गवाही लिख ली। मैंने कहा मैं हड़ताल पर हूँ नहीं, आप हो। गवाही लिख ली। फिर मैंने कहा वकील को बुलाओ, इसका जिरह करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। वकील साहब आ गए कि जी आपने कैसे लिख ली। मैंने कहा मैंने तो लिख ली, अब आप जिरह करो। कि जी मैं तो नहीं करूँगा, आप तारीख दो जिरह के लिए। मैंने उठा करके उनके मुलजिम की ज़मानत कैंसिल की और उसको अंदर भेज दिया। ये लिखा अपने ऑर्डर में कि जब तक ये मुलजिम ज़मानत पर है ये गवाहों को वापस भेजते रहेंगे और इस केस के अंदर फेयर ट्रायल पॉसिबल ही नहीं है अगर मुलजिम ज़मानत पर है, क्योंकि उसके जो वकील थे वो भी बार के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उनको भेजा अंदर, पूरी बार ने मुझे घेर लिया, मेरे चैम्बर को, कि जी हम तो आपको यहाँ से तिलक लगा कर भेजेंगे। तिलक लगा कर मतलब हम आपको यहाँ से बेइज्जत करके भेजेंगे और आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करेंगे कि आपने पैसे खाए। मैंने कहा कर लो। मैंने उठा करके पूरी घटना की रिपोर्ट हाई कोर्ट को दे दी। हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट में पहुंचने में लगने में 2 दिन लगने थे। अगले दिन वही बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंच गई और मेरे पास से बेल एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा कर दूसरे को भेज दी, करवा दी। तो बार एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, ये नीचे भी काम करती है, ऊपर भी काम करती है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट में तो वकील जो है फाइल पटक के जी मैं इस कोर्ट में बहस नहीं करूँगा, चले जाते हैं और फिर वो जज साहब जो है वकील साहब के साथ उनका समझौता कराया जाता है। ये तो अखबारों में रिपोर्टेड है। जब मिस्टर धवन जो है फाइल पटक के चले गए थे एक जज साहब के सामने कि जी मैं इस कोर्ट में बहस नहीं करूँगा। आपको लगता है कि ये एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ सिर्फ जुडिशरी तक सीमित नहीं है? जुडिशरी से बाहर जो बहुत समाज के इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं जिनका नाम कहीं ना कुछ क्राइम से, रॉन्ग डूइंग से जुड़ता है, गलत चीज़ों से जुड़ता है, उनका, पॉलिटिशियंस का, जुडिशरी का, साथ में उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का सीनियर लेवल वो भी कहीं ना कहीं उसमें सिस्टम में शामिल होता है। एक इकोसिस्टम काम करता दिखता है आपको? देखिए, अगर जुडिशरी यहाँ पर कानून के रक्षक, जिनको रक्षक कहा जाएगा, वही लोग हैं ना, इन्हें आप कानून के रक्षक ही कहोगे ना। वकीलों को, जजों को, प्रोसिक्यूटर्स को क्या कहोगे कि इनका काम कानून की रक्षा करना है, समाज की कानून के अनुसार समाज कानून को, संविधान को अपहोल्ड करना, उसकी वैल्यूज को, उसके स्पिरिट को अपहोल्ड करना है। अगर वो उसका ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल है मुझे कहने की जरूरत है। आपके इस उत्तर में काफ़ी कुछ है। अब ज़रा कुछ और चीज़ों पर आऊँ। ये तो जुडिशरी के अंदर की व्यवस्था की बात हुई, आपने जो चीज़ें बताई वो बहुत लोगों के लिए, मुझे लगता है कि सामान्य आदमी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे सुनना चाहिए, जानना चाहिए। फिर किस तरह से होगा आगे, वो तंत्र में बदलाव होता है, उसकी चिंता भी करने की है। इन दिनों बहुत तेज़ी से ये चला कि पिछले कुछ दशकों में ऐसे कानून बने जो टोटली बायस थे, उनकी चर्चा धीरे धीरे होती है।
अभी जैसे चला कि वक्फ बोर्ड का एक कानून, उसमें वक्फ को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिए गए। उससे पहले मंदिरों से रिलेटेड एक कानून था, उसकी भी अलग अलग तरह से व्याख्या होती रही। अगर आप सिर्फ वक्फ से शुरू करें, वक्फ को आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ मैटर्स भी आपके पास आए होंगे। दिल्ली के अंदर हम हाल फिलहाल डिस्ट्रिक्ट डियर पार्क का भी एक मामला चल रहा है जहाँ पर ऐसी कुछ कोशिशें और हो रही हैं, महरौली के भी कुछ केसेस हैं। वक्फ बोर्ड, आपको लगता है वक्फ बोर्ड वाला जो कानून है वो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि एक तरफा झुका हुआ है, एक मज़हब को ज़्यादा डेडिकेटेड है, बाकी की उसमें बाकी के साथ शायद इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है? देखिए, अगर संसद वक्फ बोर्ड का कानून बनाते हुए सभी धर्मों के लिए एक ऐसा ही कानून बना देती, तब ये एक अत्यंत उचित और सही कदम होता कि देखिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून लाए, क्योंकि ये धर्म आधारित कानून है। इसमें आपने एक धर्म के अंदर के लिए एक बोर्ड बना दिया, उस बोर्ड के अंदर एक कमिश्नर को इतनी शक्तियां दे दी और सर्वेयर को विशेष तौर पर कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करके ये कह दे कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जिसको भी आप शक्ति दोगे इतनी, उसका दुरुपयोग होगा ही होगा। ये दुरुपयोग का मामला है और कानूनों का दुरुपयोग एक बड़ी साधारण सी चीज़ है। भारत में कानून हो सकता है कि दुरुपयोग को ध्यान में रख के ना बनाया गया, ये सोच के बनाया गया हो कि जो दान की संपत्ति है वो जो है एक जगह होनी चाहिए, उसका ठीक से मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका समाज के लिए सही उपयोग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि जब बनाया गया तब इसका उद्देश्य ये रहा होगा, ये रहा होगा। लेकिन आज ऐसा हो गया है। लेकिन आज ये हो गया, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है उनको पुनः व्याख्या कर दी जाए। संसद या अदालतें अगर ऐसी धाराएं जो संविधान के खिलाफ हैं या जो राइट टू इक्वलिटी के ऑफेंड करती हैं या जो इतना अधिक अनलिमिटेड अधिकार दे देती हैं किसी सर्वेयर को कि वो गांव के गांव और मंदिर के मंदिर 1500 साल पुरानी स्थापत्य कला के मंदिर और गांव वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दे, पहले तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। लेकिन ये भी प्रावधान है उस कानून में कि किसी भी रिकमेंडेशन के कारण किसी के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। रास्ता रेमेडी सारी बंद कर दी। हाँ, कि आपने रिकमेंड कर दिया, आपने जानबूझ के गलत रिकमेंड किया, लेकिन आप पर केस नहीं चलेगा। आप पर केस नहीं चलेगा, तो आप तो साफ बरी हैं। और आप इस शक्ति के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल करके उसको वक्फ बना रहे हैं, किसको साथ मिल कर के 4 मजार बनवा करके उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करवा रहे हैं, कहाँ किसी को कह के जाओ तुम एक कब्र कर दो, जंगल साफ करके जंगल को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बना दें। तो ये सारे काम सरकार का काम है, ये देखना और रोकना। और अगर सरकार ही मिल जाए, वो कहते हैं ना खेत बाड़ी अगर खेत को खा ले तो क्या करेंगे, तब आप न्यायालय के पास जाते हैं। अब न्यायालय को देखिए क्या करते हैं न्यायालय। ये ठीक है, न्यायालय में अभी मामला है, कोर्ट भी सुनेगी। जैसा आपने कहा उसके हिसाब से संविधान सम्मत तो ये नहीं दिखता, लेकिन उसी तरह का मंदिरों के लिए भी जो कानून जिस तरह का बना कि उस समय से पहले के जितने भी मंदिर हैं या उसके बाद के उनका स्टेटस नहीं बदला जाएगा, इस तरह की बात क्या लगता है कि बदलते समय में, क्योंकि कई चीज़ें आज हिस्टोरिकली चीज़ें, देखिए वो जो अयोध्या का चला, मथुरा काशी का चला, पीछे कई चीज़ें निकल गई। मंदिरों का कानून जो है हमारे मूल कानून का उल्लंघन था। हमारे मूल कानून जो हमारा वो है
हिंदू धर्म का मंदिरों के ऊपर कानून है वो ये है कि मंदिर का जो इष्ट देवता होता है, स्थापित जो देवता होता है किसी भी मंदिर का, कभी भी वो मंदिर बना हो, वही संपत्ति का मालिक होता है। उसका मालिक कोई शबायत या कोई पुजारी या वो नहीं होता, कोई निजी व्यक्ति नहीं होता। प्राइवेट मंदिर हो अलग बात है, किसी ने अपने घर में मंदिर बना रखा हो अपनी संपत्ति पे, वो अलग है। लेकिन जो पब्लिक के मंदिर होते हैं जिसके अंदर आम आदमी जाके पूजा करता है, वहाँ का जो अधिष्ठाता देवता होता है, मान लो शिव का मंदिर है तो लॉर्ड शिव वो उस मंदिर के मालिक, उसकी संपत्ति के मालिक, वहाँ के सारी कलेक्शन के मालिक माने जाते हैं। अब हमारे ये कानून बना करके आपने उन सबको बेदखल कर दिया, किस हद पे? और इधर वक्फ को आपने अधिक अधिकार दे दिया कि वो 1500 साल पुराने मंदिर को भी कह दे। कौन सा संविधान का वो कहता है कि आप किसी को भी उसकी संपत्ति से बेदखल कर सकते हो, वो भी बिना मुआवजे के? मान लीजिए एक मंदिर है, उसको तोड़कर किसी ने मस्जिद बना दी, तोड़ देने से वो स्थान मस्जिद का नहीं हो जाता, वो स्थान उस देवता का ही रहेगा क्योंकि उसकी संपत्ति है। कोई आकर के अनधिकार आपके घर में घुस जाए तो वो उसका मालिक नहीं बन जाता। यहाँ इन्होंने ये कानून बना करके वो सारे एनक्रोचर्स, वो सारे लुटेरे डाकू जिन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा, कब्जा कर लिया, उन सबको उसका मालिक बना दिया, जो भारत के मूल कानून से, मूल संस्कृति का उल्लंघन है। और भारत का संविधान भारत को, लोगों को दिए हुए नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करता है। पूजा का अधिकार भी नैसर्गिक अधिकार है और भारत के लोगों का वहाँ हर उस स्थान पर पूजा का अधिकार, उस स्थान को उस देवता का स्थान मानना नैसर्गिक अधिकार है। तो ये कानून तो सरासर गलत बना, जो जिसने भारत के मंदिरों को वो कर दिया। ठीक है, आपने सही कहा। और अभी मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अपने हिसाब से इसको मेरिट पे या फिर पार्लियामेंट को क्या तय करना है, आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी। और न्यायिक व्यवस्था में क्या कुछ खामियां हैं उन पर भी आपकी दृष्टि रही। कुछ कानून हैं जिनकी हाल फिलहाल चर्चा हो रही है, उन पर भी आपने जो बातें बताई, मुझे लगता है कि 5 जनवरी के दर्शकों के लिए सब बहुत काम में आने वाला है। उनको इन चीज़ों से काफ़ी जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, प्रेरणा भी मिलेगी, कुछ चीज़ें सही और गलत देखने की दृष्टि भी मुझे लगता है विकसित होगी। जस्टिस शिव नारायण ढींगरा, SN ढींगरा, बहुत बहुत धन्यवाद 5 जनवरी के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। 5 जनवरी पर फिर अन्य विषय के साथ भेंट होगी। नमस्कार।